हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। एग्जैक्टली क्या है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए कोई कमीशन बनाने की बात कर रहा हो। तो यूएन कन्वेंशन हुआ और यूएन कन्वेंशन में जो भी देश वहां गए हुए थे, मतलब जो जिनने भी पार्टिसिपेट किया, तो उनको ये बोला गया कि आप लोग अपने यहाँ चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम कीजिए, कोई कमीशन बनाइए, कोई बॉडी का फॉर्मेशन कीजिए। तो सभी देश ने या सभी देशों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम से बनाया होगा और वैसा ही व्यवस्था हमने भी हमारे पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत कर लिया। मतलब पार्लियामेंट ने एक 2005 में एक्ट पास किया और हमने स्टैट्यूटरी बॉडी के फॉर्म में चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर है? मतलब एक्ट पास हुआ और उस एक्ट की धारा 3 जो है ये बताती है कि चाइल्ड राइट कमीशन का फॉर्मेशन किया जाएगा राज्य और मतलब सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों पे। तो धारा 3 इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे धारा वारा, कि अभी तक मैं जब भी पढ़ाता था तो धारा वारा की बात नहीं करता था, पर आप देख रहे हैं दुनिया में कैसे न्यूज चल रहे हैं, कितने बुरे बुरे लोग सामने आए हैं, एप्स्टीन फाइल और क्या क्या। तो हो सकता है, क्योंकि ये चाइल्ड से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसकी धाराएं भी पूछी जाए, विशेष करके उन बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में चाइल्ड राइट कमीशन अलग से दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। मतलब कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे रासवास की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, उन लोगों को ये चीजें थोड़ी, इनकी धाराएं भी देखनी चाहिए। मतलब ये एक्स्ट्रा सजेशन है मेरी तरफ से। बाकी बच्चे बस इतना याद रखो कि धारा 3 के तहत इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। किसके? तो जो एक्ट हमने पास किया था 2005 में, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर है? तो देखिए, द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, a statutory body at the forefront of the safeguarding and promoting and defending the rights of every children in India, established under the Commission for the Protection of Child Right Act। ये इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया जो बच्चों के अधिकारों का देखरेख करेगा। क्लियर है? अब इसमें हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह एक्ट कब आया, यह एक्ट लागू कब हुआ और इस एक्ट के तहत कमीशन कब बना। ये 3 बातें हैं। तो देखिए, ये एक्ट 2005 में आया, 20 जून डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी तक मैं सारे डेट्स नहीं बताता था क्योंकि अब ये फाइलें खुल रही हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज आ रहे हैं और हमारे यहाँ के भी कुछ, जानते हैं आप लोग, डिस्टर्बेंस चल ही रहा है, तो वो चीजें हमें देखना चाहिए। तो ये 2006 में इस एक्ट को लागू कर दिया गया। 20 जून 2006 मैंने डेट लिखा है, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा हो, नहीं हो रहा होगा, बड़ा बड़ा ही लिखा हूं। और 5 मार्च 2007 को आप याद रखेंगे, 5 मार्च 2007 को यह कमीशन आया। मतलब नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कब आया? तो ये 5 मार्च 2007 को आया है और ये 20 जून को ये एक्ट लागू हुआ है। कौन सा? ये वाला एक्ट आप याद रखेंगे। और इसी एक्ट के तहत, धारा 3 के तहत नेशनल कमीशन बनाया गया है। तो ये हमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब अभी के न्यूज के हिसाब से अगर करंट को हम स्टैटिक के साथ कनेक्ट करें तो फिर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, अदरवाइज तो अभी तक हम लोग पढ़ते थे, ठीक ठाक पढ़ते थे। ठीक है, तो व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये क्या है? तो ये है एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो किसके तहत बनाया गया है, तो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो CPCR एक्ट ये 2005 और बिकम ऑपरेशनल ऑन, ये 5 फरवरी जो है ना, इसको आप सही कर लेंगे, ये 5 मार्च है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लेंगे। तो ये 5 मार्च को ऑपरेशनल हुआ। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, ये हमसे पूछा जाएगा। तो ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आप जानते हैं पहले यह मिनिस्ट्री नहीं थी, फिर यह मिनिस्ट्री बाद में बनाया गया। तो ये किस मिनिस्ट्री के साथ अटैच मिनिस्ट्री के फॉर्म में काम करती थी, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं पहले 2 बार और बता चुका हूं जब हम लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट पढ़ रहे थे उस समय, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन पढ़ रहे थे उस समय। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड क्या है? तो अकॉर्डिंग टू यूएन कन्वेंशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड किसको माने? 25 साल के लड़के को माने, 15 साल के बच्चे को माने, 6 महीने के बच्चे को माने, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए, एज पर द यूएन कन्वेंशन on the rights of the child 1989, a child is any person below 18 year of age। मतलब 18 साल से कम का जो भी पर्सन है वह किस में माना जाएगा? तो उसको हम चाइल्ड कंसिडर करेंगे और वो इस एक्ट के तहत उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, जो भी उसके अधिकार होंगे वो संरक्षित करने की कोशिश की जाएगी या किया जाएगा। क्लियर है?
कोर ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप समझ गए होंगे, इतने देर से हम पढ़ रहे हैं तो, कि बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करना, उनके सारे अधिकार मिल जाएं। उसके लिए अब चूंकि कमीशन है तो रिसर्च करेगा, रिसर्च करके गवर्नमेंट को एडवाइस देगा, और जो भी एक्ट और भी बने हुए हैं बच्चों से संबंधित, जैसे पॉस्को एक्ट हो गया या और भी एक्ट हैं, तो उनको सही से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये बातें हैं। तो देखिए, टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट्स एंड इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल चाइल्ड रिलेटेड लॉज। क्लियर है, मैंने वही बात बोला कि क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है और डिफेंड करना है किसको, चाइल्ड राइट्स को, और ये इंश्योर करना है कि जो भी लॉ बने हुए हैं या जो भी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं सरकार ने, क्या वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, ये चीजें देखना, और उनको फिर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। क्लियर है। चलिए यहां पर हु लीड्स द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मतलब नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है उसकी लीडरशिप कौन करता है, तो एक चेयरमैन होंगे। आप ऐसे याद रख लो, 1+6 की बॉडी है, टोटल 7 लोग होते हैं इसमें, एक चेयरपर्सन होंगे और 6 मेंबर होंगे, और 6 मेंबर में आपको बहुत अच्छे से याद है कि एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2 महिलाओं का होना जरूरी है, मतलब 2 वुमेन का होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 2 वुमेन जरूरी है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पूरे 7 लोग अगर वुमेन है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम 2 महिला तो होना ही चाहिए। क्लियर है। तो देखिए, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब चूंकि नेशनल कमीशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे इसके सारे मेंबर, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी। और वो 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी क्या होगा, तो आप जानते हैं जो चाइल्ड राइट कमीशन के लोग रहेंगे उनमें से उठाया जाएगा मिनिस्ट्री हेड को या इसको, और फिर 3 लोगों की कमेटी है, हाई लेवल कमेटी है, आप ऐसा याद रख लीजिए, और ये लोग इनको अपॉइंट, मतलब ये रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। 6 मेंबर कौन होंगे, एटलीस्ट 2 मेंबर्स मस्ट बी वुमेन, ऑल अपॉइंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे 7 लोगों का जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये आपको याद रखना है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड ये है कि एक पर्सन होना चाहिए जो किसमें हो, एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी विद द एक्सपर्टाइज अक्रॉस की चाइल्ड वेलफेयर डोमेन्स। कुल मिलाकर के बच्चों से संबंधित जो उनके राइट्स हैं या बच्चों के संबंधित जिनको ज्ञान हो उनके डोमेन से संबंधित, उनको उठा करके रख लिया जाएगा। वो कौन कौन होंगे, तो देखिए, क्वालिफाइंग डोमेन्स इंक्लूड क्या क्या है, कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, चाइल्ड हेल्थ केयर से संबंधित हो, या वेलफेयर मतलब चाइल्ड हेल्थ केयर एंड वेलफेयर से संबंधित हो, ठीक है। कोई जुवेनाइल जस्टिस को बहुत अच्छे से जानता हो, तो जुवेनाइल जस्टिस क्या है हम देखेंगे, जुवेनाइल एक्ट भी पास किया गया है, तो जुवेनाइल जस्टिस को जानता हो, चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन के लिए काम किया हो या उसका बहुत अच्छा नॉलेज रखता हो, बाल मजदूर को का उन्मूलन के लिए, तो ऐसे याद रखिए। चाइल्ड साइकोलॉजी जानता हो या सोशोलॉजी जानता हो, और लॉ जानता हो किससे रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड। तो ये चीजें जानने वाले लोगों को ही इसमें अपॉइंट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो देखिए, टेन्योर क्या होगा इनका, एज लिमिट क्या होगा और ग्राउंड फॉर रिमूवल क्या होगा। तो देखिए, टेन्योर सबसे पहले आप याद रखेंगे 3 साल, मैक्सिमम 2 टर्म, चेयरमैन के लिए 65 ईयर एज और मेंबर्स के लिए 60 ईयर एज। टर्म सबका मतलब टेन्योर सबका सेम है, 3 साल। तो देखिए, टर्म क्या है, 3 ईयर, मैक्सिमम 2 टर्म्स, मतलब क्या 2 टर्म के बाद फिर से रीअपॉइंट हो सकते हैं, तो नहीं, 1 टर्म के बाद रीअपॉइंट हो सकते हैं, तो हाँ, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। मेंबर का एज क्या है, तो 60 साल, ये मैंने बता दिया है। और चेयरपर्सन का एज कितना होना चाहिए, तो 65 ईयर, ये अपर लिमिट है, मैक्सिमम। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई 64 ईयर का पर्सन है और वो अपॉइंट हो गया, तो वो 1 ईयर में ही जैसे 65 ईयर का होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर है, मतलब हट जाएंगे अपने पोस्ट से, और अदरवाइज 3 साल बने रहेंगे जब तक कि 65 साल नहीं हो जाए और 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, मेंबर और चेयरमैन दोनों का जो टर्म है वो 3 साल का है। चेयरमैन की मैक्सिमम एज लिमिट 60 साल है, और 3 साल और 65 साल, और 3 साल और 65 साल में जो भी पहले हो जाए उस पर उनको रिमूव होना पड़ेगा। और जो मेंबर है उनकी एज लिमिट 60 साल है और 3 साल का है, और दोनों में जो पहले हो जाए वो 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। रेजिग्नेशन जब चाहे तब स्वादानुसार, बाय रिटन नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब चाहे तब रिटन अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, अब हटाना ही है तो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हटाएगी। कैसे हटाया जाएगा, तो इंसॉल्वेंट अगर ये डिक्लेयर हो जाए, इंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिशियल ड्यूटीज, मतलब कुल मिलाकर के ये चाइल्ड राइट कमीशन के अंदर काम ना करके कहीं बाहर से अगर सैलरी ले रहे हैं तो भी इनको रिमूव किया जा सकता है। रिफ्यूज और
इज इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग, कुल मिलाकर के अपने काम को, ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए सही नहीं रह जाएं, मतलब इनकैपेसिटी आ जाए, इनकैपेबिलिटी आ जाए, या खुद ही काम नहीं करें तो भी हटा दिए जाएंगे। डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड, और अनसाउंड माइंड अगर डिक्लेयर कर दिया जाए मतलब पागल वागल हो जाए तो ऐसा हो जाए, या दिमाग काम नहीं करे कुछ भी हो जाए ऐसा। एब्यूज ऑफ ऑफिस, पैसे वैसे लेकर के काम करने लग जाए, कुछ गलत ढंग से काम करने लग जाए तो भी ठीक है। कन्विक्टेड फॉर मोरल टर्पाइट्यूड ऑफेंसेस, क्लियर है, कोई ऐसे गलत काम में फंस जाए, कुछ ऐसे भद्दे काम कर दें जो मतलब अशोभनीय हो तो भी हटा दिए जाएंगे। एब्सेंट फ्रॉम 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स, अब ये याद रखना कि 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग के लिए क्या है, मतलब जो मीटिंग होगी उनमें 3 मीटिंग में लगातार नहीं आए ये, और छुट्टी भी ना लिए हों, कोई इन्फॉर्म भी ना करें, तो बिना इन्फॉर्मेशन के अगर गायब है 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग में तो माना जाएगा कि अपने पोस्ट से हट गए। क्लियर है, ये ऐसी बातें हैं। अब देखिए कोर फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो इनका कोर फंक्शन क्या है, मैंडेट टू एक्ट अ वॉचडॉग, रिसर्चर, एजुकेटर एंड एनफोर्सर स्पैनिंग अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस इंडिया, कुल मिलाकर के क्या करना है, चाइल्ड राइट से संबंधित जितनी व्यवस्थाएं हैं ताकि बच्चों को उनके अधिकार मिलते रहें वो करना। क्लियर है, एक लाइन में अगर ये सारी चीजें बोला जाए तो। अब देखिए क्या क्या है, सेफ गार्डिंग, मतलब कुल मिलाकर के सेफ गार्डिंग और रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन, 3 इनके पास पावर है। अब देखिए रिव्यू सेफ गार्ड मतलब क्या है, एग्जामिन एग्जिस्टिंग लॉ प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, कुल मिलाकर के क्या है कि जो भी चाइल्ड राइट से संबंधित लॉ लगे हुए हैं उन लॉ का इंप्लीमेंटेशन सही साट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं गवर्नमेंट के यहाँ, या दौड़ रहे होते हैं कि लॉ तो बना दिया बहुत सारे, वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेड ही नहीं है। तो यहां पर इनको ये सिक्योर करना है कि लॉ जो है वो सही साट लागू हुआ है कि नहीं, क्या बच्चों को वो लॉ उनके अधिकार दिलवा रहा है, और नहीं दिलवा रहा है तो क्या चेंजेस करने की जरूरत है, किस तरीके से किया जाए कि वो इंप्लीमेंट हो जाए, उसके रिकमेंडेशन देना। क्लियर है। इंक्वायर इनटू वायलेशंस, अगर मान लीजिए बच्चों के राइट्स के साथ कहीं कोई वायलेशन हो गया तो उसकी इंक्वायरी करना। ठीक है। इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ चाइल्ड राइट वायलेशंस एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग सो मोटो केसेस। अब सो मोटो मतलब क्या, जैसे मान लो कि पिटीशन वगैरह पे तो जाएंगे ही, लेकिन अगर उनको खुद भी लगता है कि जैसे मान लो कोई बंदी गृह है जहां पे बच्चों को रखा गया, बाल सुधार गृह है, ठीक है, या बच्चों का कोई अनाथाश्रम है, कुछ भी ऐसा है, और वहां पे लगता है कि वहां पे बच्चों के राइट्स का वायलेशन हो सकता है, या चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो सकता है, जाके जांच तो करें कि बच्चे जो ये मतलब अनाथ बच्चे इनको दिए जा रहे हैं या ये ले रहे हैं कहीं से, उनको रख भी रहे हैं या बेच तो नहीं रहे हैं, तो कभी भी जाकर के चेक कर सकते हैं वहां पे, और ऐसा पाया गया तो उसके लिए जो भी कोर्ट होगा उस कोर्ट को रिपोर्ट बना करके दे देंगे कि भाई इनको ऐसा ऐसा ये इनके वायलेशन पाए गए हैं। क्लियर है। सबमिट रिपोर्ट्स, अब जो भी इनने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, जांच किया है, वो रिपोर्ट किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। देखिए, फर्निश एनुअल और पीरियोडिक रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द स्टेट ऑफ चाइल्ड राइट्स। क्लियर है। तो बच्चों के राइट से संबंधित जो भी इनके रिकमेंडेशन है वो एनुअल रिपोर्ट, जनरली नॉर्मल केस ये क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट बनाते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट में रखेगी और फिर उसमें मेमोरेंडम होगा, और इनके जो भी रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, और नहीं किए जाएंगे तो उसमें इनको जवाब देना होगा कि क्या कारण था कि इनने उस रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। ये हमने पिछले चारों जो हमने कमीशन पढ़े हैं उसमें यही चीजें पढ़े हैं, तो ये रिपीटेशन मोड में चल रहा है, आपको शायद याद हो गया होगा अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं चीजों को। तो चलिए, एग्जामिन थ्रेट्स फैक्टर। अब ये क्या है भाई, बच्चों को कहां कहां दिक्कतें आ सकती है और कहां कहां सरकार को पहले से अवेयर रहना चाहिए कि यहाँ पे बच्चों को फंसाया जा सकता है, या यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे बच्चों के राइट्स का वायलेशन हो सकता है। जैसे मान लो कि टेररिज्म के लिए बच्चों को उठा लेते हैं, आपने सुना होगा कई केसेस की बच्चे, आमिर अजमल का साहब का भी सुना होगा, वो तो हालांकि फेक स्टोरी थी या पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, पर वो ले जाकर के मैनिपुलेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना, बचपन से ही उनके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें भर देना जो मतलब एकदम इनह्यूमन प्रैक्टिस को जन्म दे दे। आदमी नहीं, वो बच्चा एक तरीके से गलत रास्ते पे चला जाए। ठीक है, वो छोटा बच्चा है, तो ये ह्यूमन राइट और ये चाइल्ड राइट वायलेशन ही तो हो रहा है, उस बच्चे को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। क्लियर है। तो उन चीजों को देखना, या कहीं और भी जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, खरीद बिक्री हो रहा है बच्चों का, ठीक है, या ऐसा बहुत सारी जगह हैं, तो उन सबको देखना। तो एग्जामिन थ्रेट्स फैक्टर, थ्रेट्स फैक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, स्टडी थ्रेट सच एज टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, ये ट्रैफिकिंग वही चाइल्ड खरीद बिक्री बच्चों की है, ठीक है, HIV एड्स, ठीक है, कम्युनल वायलेंस, डोमेस्टिक
वायलेंस, माँ बाप घसीट घसीट मार रहे हैं बच्चों को, या घर के अंदर उनको पीटा पाटा जा रहा है, या उनके शिक्षा का अधिकार उनको नहीं दिया जा रहा है, स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें। इसका मतलब ये नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब कि बच्चे से घर में काम, अब चाइल्ड लेबर में भी लोग बोलेंगे कि चाइल्ड लेबर में घर में बच्चे काम नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को घर में उनके बिहेवियर करेक्शन के लिए काम करवाया जा सकता है। काम मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं मजदूर बना दिया गया है, बेसिक चीजें जैसे सब्जी ला दे बेटा, थोड़ी हाथ बटा दे बेटा, तो ये चीजें होंगी, इसके लिए कोई मना नहीं है। एंड एक्सप्लॉयटेशन, क्लियर है? तो ये चीजें हैं यहाँ पे। देखिए अब इनका प्रोटेक्शन, रिसर्च एंड अवेयरनेस, तो अब ये क्या करेंगे, एक तो चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, साथ में रिसर्च करेंगे कि क्या क्या किया जाए जिससे बच्चों के अधिकार और अच्छे संरक्षित हो जाएं, सभी लेवल पे उनको उनके अधिकार मिलने लग जाएं। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि अगर किसी को अधिकार देना है तो जनता को जागरूक करना। जब तक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलेगा तब तक काम नहीं होगा। और अवेयरनेस के लिए क्या चाहिए, रिसर्च करना कि क्या करें हम लोग कि ये अवेयर, सभी लोग अवेयर हो जाएं, एडुकेशन में उसको ऐड कर दें, या एनजीओ के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन चलाएं, ठीक है, या और भी जो एक्ट वगैरह हैं उसके कैसे सही इंप्लीमेंटेशन हो। तो रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा, साथ में जांच वांच भी जाकर के करना पड़ेगा कि वायलेशन हुआ तो क्यों हुआ, कहीं वायलेशन हो गया तो ये सारा काम इनका है। तो देखिए स्पेशल केयर चिल्ड्रन, अब ये स्पेशल केयर चिल्ड्रन क्या है आप देख लीजिए। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन, जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अब जुवेनाइल लॉ एक पास किया गया, आप जानते हैं निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, एंड देन आफ्टर गवर्नमेंट थोड़ा सख्त रवैया अपनाई और बहुत जरूरी भी था। तो उसके रिलेटेड चीजें हैं, ये देखना कि बच्चा क्या मेंटली तौर पे बहुत डेवलप तो नहीं है, और ये चीजें बहुत अच्छे से समझता तो नहीं है। कहीं 16 से 18 साल का बच्चा है और वो लगता है कि 16 साल का तो एज से है, दिमाग से वो कहीं 20 साल का हो गया है और हीनियस क्राइम कर रहा है, बहुत संगीन अपराध करने को तैयार है या कर दिया है, तो फिर वहां पे जुवेनाइल एक्ट उनको पनिश करता है, और ये जरूरी भी है। तो देखिए चिल्ड्रन विदाउट फैमिलीज, ऐसे बच्चे जो बेचारे बिना परिवार के हैं, तो वो कहाँ रखे जाएंगे, कैसा रखा जाएगा, उनके अधिकार कैसे संरक्षित हों, कैसे मिले, ठीक है। एंड चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर्स, कुल मिलाकर के जेल कर्मियों या जेल कर्मी बोल रहा हूँ सॉरी, प्रिजनर्स के बच्चों के साथ कैसा क्या होगा, उनको कहाँ रखा जाएगा, क्या होगा, उनके राइट्स तो सेफ हैं, सिक्योर हैं या नहीं है। कई बार क्या होता है कि माँ बाप प्रिजनर बन जाते हैं तो बच्चे के साथ वायलेशन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो वो चीजें, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज, तो ये भी देखेंगे कि भाई इंटरनेशनल ट्रीटीज मतलब बच्चों के अधिकार से संबंधित, मतलब चाइल्ड राइट से रिलेटेड कोई ट्रीटी हुई है, कोई कन्वेंशन हुआ है, उसमें क्या उन्होंने रिसर्च किया है, क्या नया उनका सुझाव है, वो चीजें देखना। हम अपने यहाँ उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या उसके इंप्लीमेंटेशन से बच्चों की स्थिति में सुधार होगी, तो ये सारी चीजें देखिए। रिव्यू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन राइट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रीटीज, क्लियर है? तो उसको ध्यान देना और उसको एग्जामिन करना और उस पर काम करना, ठीक है। प्रमोट रिसर्च, बट अब रिसर्च नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, रिसर्च सबसे जरूरी होता है किसी भी काम में। तो देखिए एनकरेज एकेडमिक एंड फील्ड रिसर्च ऑन चाइल्ड राइट्स इश्यूज अक्रॉस इंडिया। कुल मिलाकर के ये देखना कि भाई बच्चों का, जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ कैलाश सत्यार्थी जी हैं, मतलब हमारे भारत में, ठीक है, एमपी के हैं वो, तो वो बचपन बचाओ उनका एनजीओ है और बहुत अच्छा काम करते हैं। इनको देखना आप, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो क्या है भाई, उनके साथ जुड़ जाना, उनको देखना कि साहब आपने क्या क्या किया, कितना बढ़िया काम कर दिया आपने, रिसर्च करना, फिर उनसे कुछ सलाह मशवरा लेना, उनको कुछ सलाह मशवरा देना। तो रिसर्च काम होगा तो क्या होगा, बच्चे के राइट्स और अच्छे से मिलने लग जाएंगे बच्चों के। तो ये चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं देश में, ये बातें। स्प्रेड अवेयरनेस, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक कैलाश सत्यार्थी है, ऐसे 10 कैलाश सत्यार्थी और बन जाए एक राज्य में, और हर राज्य में से 10-10 कैलाश सत्यार्थी बन जाए, तो बच्चों का राइट मजाल जे कोई इधर उधर कर दे। तो कुल मिलाकर के क्या है कि अवेयरनेस जब फैलेगा, पढ़ा लिखा आदमी क्राइम थोड़ा मेरे को लगता है कि कम करता, हो सकता है करता भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक आदमी जिसका ब्रेन डेवलप्ड है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा गंवार की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ा लिखा है, ब्रेन डेवलप्ड है, वो क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि उसको लॉ मालूम है कि यार इसको मारा तो हो सकता है अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाए, ये लग जाए। दूसरी चीज, जब हम अवेयर होते हैं कि नहीं यार ये बच्चे ही तो भविष्य हैं, ये पढ़ेंगे तो आगे चलेंगे, तो वो भी चीजें होती हैं। तो देखिए प्रमोट चाइल्ड राइट्स लिटरेसी अमंग कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट मशीनरी। कुल मिलाकर के हर स्तर पे ये काम करना जिससे चाइल्ड राइट अवेयरनेस फैले समाज में, ठीक है। इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस, अब इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस अगर दबाव नहीं बने रहेगा तो काम कैसे चलेगा, दिल्ली तक दबाव जाना चाहिए। अरे मजाक कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि दबाव बनाना मतलब जैसे मान लो कि एक कोई एनजीओ चल रहा है बच्चों के लिए, या एक कोई
बाल सुधार गृह है जहाँ पे बच्चे रखे गए हैं बहुत सारे, और वहां पर उनके साथ माल प्रैक्टिस हो रहा है, ह्यूमन कंडीशन में रखा गया है। तो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट का अगर इंप्लीमेंटेशन सही से होना है तो कमीशन को आकर के वहां पे देखना पड़ेगा, छापा डालने काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वो आएंगे, आकर के देखेंगे और देखने के बाद बोलो बाप रे ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये बच्चों को निकालो यहाँ से ले चलो, या उनको पनिश कर देंगे भाई जो भी उनके साथ गलत कर रहा है। तो एक जगह ऐसा होगा तो बाकी के सभी लोग के कान खड़े हो जाएंगे, अरे लफड़ा है, अभी कमीशन जो है वो एक्शन में है, कभी भी लपेटे जा सकते हैं, और धीरे 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 चीजें सुधरती हैं। ठीक है, तो देखिए इंस्पेक्ट जुवेनाइल होम्स, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, हर वो जगह जहां पे बच्चों को रखा जाता है, कस्टोडियल होम्स एंड एनी एस्टैब्लिशमेंट वेयर द चिल्ड्रन आर हेल्ड। क्लियर है, तो हर वो जगह जहां पे बच्चे रखे जाते हैं या उनको संरक्षण मिलता है या किसी भी तरीके से उनको वहां पे डिटेन किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो उन वहां पे जाकर के इंक्वायर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या उनको सही स्थिति में रखा गया है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड राइट, वो अपना जीवन जी रहे हैं या बस जिए जा रहे हैं। पावर ऑफ अ सिविल कोड, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कमीशन है, हमने जितने भी कमीशन देखे हैं अभी तक, जहां पे इन्वेस्टिगेशन पावर है, समनिंग पावर है, एविडेंस ऑन एफिडेविट है, उनके पास पावर कैसा होता है, जब वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं तो उनके पास पावर होता है सिविल कोड का, तो इनके पास भी सिविल कोड का पावर होगा। थोड़ा मतलब ऐसा एग्जाम में याद रख लोगे ना तो आपके और भी जो कमीशंस हैं उनमें हेल्प मिल जाएगा। जहां पे कोई पावर नहीं है उनको रट लेना कि भाई इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है, बस ऐसे ही है, तो देख लेना। समनिंग एंड एग्जामिनिंग पर्सन्स ऑन ओथ, क्लियर है, समन करना, किसी को बुलाना, बुला करके उनको एग्जामिन करना जो भी ओथ वगैरह है उनके। ठीक है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये बहुत जरूरी है भाई, डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी नहीं की जाएगी, उसको साक्ष्य प्रकट नहीं किए जाएंगे तो काम कैसे होगा। ठीक है, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, ये बता दिया हूं मैं। रिक्वेशनिंग पब्लिक रिकॉर्ड, स्लिप ऑफ टंग थोड़ा इधर उधर हो गया, पब्लिक रिकॉर्ड्स, क्लियर है। इशुइंग समन्स फॉर विटनेसेस एंड और डॉक्यूमेंट्स, क्लियर है, मतलब विटनेस को बुलाना, बुला करके उसका जांच करना, उनको सदेह प्रकट करवाना, उनके डॉक्यूमेंट्स लेना, उनके बातों को पूछना, रिकॉर्ड करना, ये सारा काम होगा। ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स मांगाना, जैसे मान लो कि भाई गवर्नमेंट में कोई गया, मान लीजिए आप ऐसा कि मैं गया तो था साहब, मेरे बच्चे के अधिकारों के साथ हनन हुआ, 4 बार दरोगा जी मार के भगा दिया, तो उनसे बुलाना कि 4 बार आया था, उसका रिकॉर्ड आपने किया है क्या, रिपोर्ट किया है क्या, बोले नहीं काम चल रहा, बोले डॉक्यूमेंट दिखाओ क्या बात है, तो ये चीजें हो जाएंगी। वाइल कंडक्टिंग इंक्वायरी, एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्सरसाइज द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दिस इंक्लूड, क्लियर है, तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत कैसा काम करते हैं ये लोग, तो ये एक सिविल कोर्ट का इनको दर्जा मिल जाएगा जब ये इंक्वायरी वगैरह कर रहे होंगे, जांच वांच कर रहे होंगे, फैक्ट्स एविडेंस ढूंढ रहे होंगे उस समय। व्हाट हैपेंड आफ्टर एन इंक्वायरी, मतलब जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है वो इंक्वायरी के बाद क्या करता है, तो देखिए इंक्वायरी के बाद रिकमेंड करता है किसको, प्रोसिक्यूशन को, कि भाई हमारी ये रिकमेंडेशन है, हमने ये गलत पाया है, ये ठीक चीजें पाई है, सारी चीजें। अप्रोच हाई और सुप्रीम कोर्ट, और जो भी इनके रिकमेंडेशंस हैं वो क्या कर देंगे, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर देंगे कि इस आदमी को पनिश करना है, इसने चाइल्ड के राइट का वायलेशन किया है इस स्तर पर। अगर हाई कोर्ट जाना चाहे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे ये लोग, मतलब अपना रिपोर्ट वगैरह पहुंचा देंगे वहां पे, अपने भी आप पे किसी को खड़ा भी करा सकते हैं। रिकमेंड एंटरिम रिलीफ, अब आप जानते हैं एंटरिम रिलीफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी के साथ कोई वायलेशन हुआ है, किसी चाइल्ड राइट के साथ किसी बच्चे को उसके अधिकार नहीं मिले और वो डरा हुआ है, उसकी इमीडिएट उसको पहले आप रिलीफ दीजिए, किसी सेफ जगह पे रखिए, या गवर्नमेंट से ग्रांट्स दिलवा देना कुछ उसके पेरेंट्स को या ऐसा कुछ, तो ये व्यवस्था करवा सकते हैं। ठीक है, ऑल इंक्वायरी रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर सब्सिक्वेंटली लेड बिफोर द पार्लियामेंट इंश्योरिंग लेजिस्लेटिव ओवरसाइट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी इनके रिपोर्ट होंगे वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट में रखेंगे, उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, जो भी रिकमेंडेशन होंगे वो माने गए, और अगर नहीं माने गए तो उस पर फिर मेमोरेंडम होगा, भाई क्यों, किस बात पे नहीं माने गए, क्या क्या कारण था नहीं मानने का, तो वो सारी चीजें होंगी। इससे थोड़ी सी इसकी क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और काम अच्छे से होने लग जाएगा। ठीक है, फंक्शन अंडर अदर एक्ट्स, अब ये ध्यान रखना कि जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है ना, वो क्या करता है, दूसरे एक्ट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है साथ में। कुछ एक्ट ऐसे हैं जो लगाए गए हैं, तो देखिए एनसीपीसीआर इज इंटरेस्टेड विद स्पेसिफिक मैंडेट्स अंडर 3 लैंडमार्क लेजिस्लेशन
गवर्निंग द राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। क्लियर है? ऐसे 3 एक्ट और हैं जिसको ये भी सुपरवाइज कर सकता है कि वो सही साथ लग रहे हैं या सही से उनका काम हो रहा है कि नहीं। तो आरटीई एक्ट, सॉरी, ये हमारा आरटीई एक्ट, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये 3 एक्ट ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये क्या है, ये एक्ट कब आया। क्योंकि जानते हैं आप लोग, अभी ये दौर ऐसा चल रहा है जिस समय हम देख रहे हैं कि इतने नीच लोग आ गए मार्केट में कि कौन कौन सी फाइलें खुल रही है, अभी मैंने बताया। तो चूंकि ये इंटरनेशनली न्यूज है और इंटरनेशनल न्यूज है, सॉरी, और इंटरनेशनल न्यूज होते हुए ये भारत को भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट दिख रहा है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर को ये लगे कि इनसे एक्ट पूछ लें कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से एक्ट भी लागू हैं। और चूंकि हमारा जो ये कमीशन है इस एक्ट को भी सिक्योर करता है और इस एक्ट को भी लागू करने के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें करता है, तो ये हमें देखना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया। तो 2009 में आया, ये हमसे पूछा जा सकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया है? 2009 में आया है। ये आप याद रखेंगे। किसके लिए आया? तो आप जानते हैं कि जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं गया और जा करके स्कूल में, जब मैं 10 साल का था तो बोलता हूँ कि साहब मुझे एडमिशन चाहिए, क्लर्क, हेडमास्टर साहब बोलते हैं जाओ क्लर्क के पास। मैं गया, किरानी बाबू एडमिशन चाहिए, उन्होंने बोला भागे यहाँ से, कोई सीट नहीं है। मुझे पता है कि सीटें भरा ही नहीं। फिर बुला के बोलते हैं काम करो, 5,000 रुपए तो एडमिशन दे दूंगा। तो अब क्या होगा, मुझे दौड़ते हुए कहाँ पहुंचना है, बिना कुछ पूछे फोन नंबर निकालना और लगाना है किसको? चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन को। साहब लागू नहीं हो रहा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं मिल रहा है मुझे, मेरे शिक्षा के अधिकार को छीना जा रहा है। आएंगे, बोलेंगे बताओ जरा फाइल में कितने एडमिशन हुए हैं, इस बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं हुआ? 2 मिनट में हेडमास्टर साहब ज्यादा दिक्कत हुआ, हाई कोर्ट तक बात जाएगी। बोलेंगे रुको, हाई कोर्ट को भी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि ये चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन का वायलेशन किए हैं और राइट टू एजुकेशन का वायलेशन किए हैं, तुरंत जेल चले जाएंगे दोनों लोग, मामला सेट। तो देखिए, रिव्यू सेफगार्ड फॉर द चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एजुकेशन एंटाइटलमेंट। क्लियर है? पॉक्सो एक्ट क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये पॉक्सो एक्ट कब आया था? तो 2012 में आया था। ठीक है। मॉनिटर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो सबसे पहले तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है, ये एक्ट कब आया? तो 2012 में आया और फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये क्या करता है कि कुछ ऐसे लोग जो बच्चों के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर देते हैं तो उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए भाई? मिलनी भी चाहिए, घटियापा किया है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया गया? पॉक्सो एक्ट लगाया सरकार ने। अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो ये भी पूछा जाएगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है? 2015। तो आप जानते हैं कि 2015 का ये एक्ट क्यों लाया गया? तो निर्भया केस हुआ था, उसमें ये देखा गया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी एज 16 से 18 के बीच में है, लेकिन दिमागी तौर पे बहुत तगड़े हैं। वो मतलब दिमागी तौर पे तगड़े क्या, घटिया हैं, लेकिन दिमागी तौर पे डेवलप्ड हैं, आप ऐसा बोल लो। मतलब उनकी एज, कहीं मेंटल एज देखा जाए तो वो 18 साल की है, 20 साल की है। वो चीजों को समझते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और कर क्या रहे हैं? वो इस तरीके से हीनियस क्राइम कर रहे हैं जो एक बड़ा और शातिर आदमी कर सकता है। तो क्या उसको बच्चे में काउंट किया जाए? नहीं, उसको सजा होगी। तो ये जुवेनाइल एक्ट इसलिए आया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो याद रखेंगे आप। मॉनिटर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेजे एक्ट एंड हैंडल्स कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन अंडर दिस परव्यू। क्लियर है? तो ये देखना कि क्या ये एक्ट सही साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या क्रिमिनल बच तो नहीं रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मिसयूज किया जा रहा है। दोनों चीजें देखना होता है। क्लियर है? तो चलिए, इसके बाद क्या है? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के पहले आप एक चीज और याद रखना कि जो भी कमीशन के लोग हैं और जो चेयरमैन हैं, उनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि जब उनको एक बार अपॉइंट कर दिया गया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सैलरी कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड सैलरी में किसी भी तरीके का नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा ड्यूरिंग देयर टेन्योर। क्लियर है? क्यों ऐसा किया जाएगा? ताकि वो फेयरलेस वर्क कर सकें, किसी भी तरीके से पार्लियामेंट्री प्रेशर उन पे ना जाए, नेता नगरी का दबाव ना हो। ठीक है। उसी एक्ट के तहत जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 आया था, जो कि हम लोग जानते हैं 2006 में लागू हुआ और साथ में उसके तहत एक्ट बनाया गया नेशनल लेवल पे। उसी में ये कहा गया था कि स्टेट लेवल पे भी ये बनाए जाएंगे स्टेट चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन। क्लियर है? और वो कैसे बनाए जाएंगे? तो आप याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। चीजें मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि जो नेशनल कमीशन हमने देखा था ना, उसकी एकदम कॉपी है।
बस जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां स्टेट लगा देना है। मतलब केसेस किसका देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का देखेंगे, काम क्या किसके अंडर में करेंगे, मतलब काम कहां करेंगे, दायरा उनका क्या होगा, तो स्टेट के अंदर ही होगा। तो ये ऐसी चीजें हैं, बहुत टफ नहीं है। देखिए द स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, SCPCR, ठीक है। द CPCR एक्ट 2005 extends the child right protection to the state level by providing for the establishment of state commission, clear है, SCPCRs through the government notification। कुल मिलाकर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी कि हम अपने यहाँ इस तारीख से ऐसे एक कमीशन का गठन कर रहे हैं, क्लियर है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है और मैंडेट्स क्या हैं स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के लिए। तो ये कंपोजिशन इसमें क्या होगा, सेम देखिए कॉपी है, बस तेजी में पढ़ के निकाल रहा हूं, यहाँ पे बहुत टफ नहीं है। एक चेयरपर्सन होंगे, 6 मेंबर होंगे, मतलब 1+6, जिसमें से 2 कौन होंगी, वुमेन होंगी, तो ये रट्टा मार लो। एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर्स, मतलब पूरे 7 लोग हों तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 महिला होना मैंडेटरी है। स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन से इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। टेन्योर, एज सब कुछ सेम, 3 साल, मैक्सिमम 2 बार, मतलब 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। चेयरपर्सन होंगे, उनका एज कितना होगा, तो चेयरपर्सन मैक्सिमम एज लिमिट 65 साल है और मेंबर्स के लिए 60 साल है, तो ये याद रख लेंगे। क्वालिफिकेशन सेम वही, ठीक है। मिरर क्या है भाई, मिरर्स NCPCR रिक्वायरमेंट, एमिनेंस एंड एक्सपीरियंस इन, भाई जिसके पास बहुत अच्छा ज्ञान हो, नॉलेज हो किस चीज का, तो चाइल्ड एजुकेशन का हो, ठीक है, मतलब एजुकेशन का हो, सॉरी चाइल्ड एजुकेशन बोल रहा हूँ, चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट का हो, जुवेनाइल जस्टिस का हो, चाइल्ड लेबर का हो, चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन का हो, मतलब जो बाल मजदूर को हटाने के लिए, काम करने के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी का हो, और लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रन हो, मतलब बच्चों से संबंधित जो भी लॉ लगे हुए हैं उसका अगर ज्ञान है तो काम हो गया अपना, ठीक है। पावर एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू NCPCR बट एक्सरसाइज एट द स्टेट लेवल। कुल मिलाकर इनके पावर और फंक्शन जो होंगे वो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जैसे ही होंगे, लेकिन किसमें, अपने राज्य के, जैसे मान लो एक राज्य है ये, तो इस राज्य के दायरे में ही ये काम करेंगे। इसके साथ एक चीज और याद रखना, जो केस पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहा है, मतलब जो सेंट्रल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, वो अगर देख रहा है तो उसको ये नहीं देख सकते। कोई ऐसा मैटर जो कोर्ट में पहले से चल रहा है उसको भी ये नहीं इंक्वायर कर सकते, नहीं देख सकते, तो ये इनका लिमिटेशन है, थोड़ा सा याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें क्या है, तो चिल्ड्रन कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। तो क्या राज्य सरकार, अब इसमें 4 लाइन में मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे अधिकार थे, अब मैं 8वीं में एडमिशन लेने गया था जब 10 साल का था, तो मान लीजिए, अब आप एज वहां पे बैरिकेड मत लगाने लग जाना, कुछ मत करने लगा, मान लो मैं 8वीं में एडमिशन लेने गया था और मुझे भगा दिया गया, और मेरा केस चला 10 साल, और 10 साल के बाद मेरे को जस्टिस मिल गया, 15 साल बाद जस्टिस मिला कि बेटा तुम्हारा एडमिशन मिल के रहेगा, तुम जाओ, कहाँ जाओ, उसी स्कूल में जाओ जिसमें मार्ट साहब ने भगाया था। जांच में पाया गया कि उस समय जगह खाली था। अब मैं गया, क्या ये 15 साल बाद जब 25 साल का मैं हो गया हूं तो एडमिशन लेने लायक बचा होऊंगा? कुल मिलाकर के क्या है, स्पीडी ट्रायल के लिए चिल्ड्रन कोर्ट बनाया जाएगा कि तुरंत उसमें जजमेंट हो जाए। हालांकि कमीशन ही काम अपने स्तर पर कर देता है, पर फिर भी अगर कमीशन का कोई रिकमेंडेशन है तो राज्य किसी एक कोर्ट को चिल्ड्रन कोर्ट बनाएगी, या राज्य सरकार के द्वारा किसी सेशन कोर्ट के एक बेंच को, एक मतलब जज के जो वो हैं, उसको कह दिया जाएगा कि अब ये चिल्ड्रन कोर्ट जैसा काम करेगा। लेकिन क्या राज्य सरकार के द्वारा? हाँ, राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन किसके रिकमेंडेशंस पे? तो हम जानते हैं भाई कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इसमें लेजिस्लेचर का कुछ भी उंगली नहीं होना चाहिए। तो वहां के जो भी मतलब रिलेटेड स्टेट जो भी है, संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उनके परमिशन से ही ये बनेगा। क्लियर है? तो एक लाइन में आप याद रख लें। देखिए पर्पस क्या है, टू इंश्योर स्पीडी ट्रायल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड केसेस इन्वॉल्विंग चाइल्ड राइट वायलेशंस। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कब होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट अ कोर्ट ऑफ सेशन एज अ चिल्ड्रंस कोर्ट विथ कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। बता दिया मैंने। आगे क्या है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब समझिए कि बच्चों को न्याय मिले, फ्री में मिले, जल्दी मिले, एक सरकारी वकील होना चाहिए, तो एक सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कौन होंगे? जिसके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो, किस चीज का? कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो वकालत का। क्लियर है? तो देखिए
state appoints a dedicated prosecutor with a minimum of 7 years of legal practice। क्लियर है? ये है हमारा कोड बन गया। अब इसका एक झलक मतलब कुल मिलाकर के जल्दी से की फैक्ट्स एट अ ग्लांस किसका, तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट या स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, दोनों एक जैसे ही, एक ही एक्ट से बना है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस नेशनल कमीशन नेशनल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, तो नेचर कैसा है, तो स्टैट्यूटरी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद इसमें ऑपरेशनल कब से हुआ है, तो ये आप सही करेंगे, ये 5 फरवरी नहीं मार्च है, हमने सही कर लिया है 5 मार्च 2007 से। ठीक है, कंपोजिशन क्या होगा, तो एक चेयरपर्सन होंगे और 6 मेंबर होंगे, जिनमें 2 वुमेन का होना मैंडेटरी है। ये हमने देख लिया। गवर्निंग एक्ट क्या है, CPCR एक्ट 2005 हमने पढ़ा है ये बहुत अच्छे से। मिनिस्ट्री कौन सी है, मतलब नोडल मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है, स्पीड में इसलिए निकाल रहा हूं कि हमने पढ़ लिया है। तो चाइल्ड का डेफिनेशन वही है जो यूएन में बताया गया, और यूएन के अकॉर्डिंग कैसा है, तो हर वो पर्सन जो 18 साल से छोटा है वो चाइल्ड होगा। क्लियर है? अब एग्जाम के की फैक्ट क्या है भाई, तो NCPCR इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमने पढ़ लिया है कि यह एक संवैधानिक व्यवस्था तो नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर इसका कोई आर्टिकल ऐसा मेंशन नहीं है। इट डिलीवर्स ऑथोरिटी फ्रॉम पार्लियामेंट्री स्टेटस या स्टैट्यूट। तो ये क्या है, स्टैट्यूट मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है, और पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। बट ऑब्वियस है द सिलेक्शन किससे होता है, तो एक कमिटी है 3 मेंबर की, हाई लेवल कमिटी, और उसके रिकमेंडेशन से चेयरमैन का वो होता है। ठीक है, या मेंबर्स का, चेयरमैन का मेनली अपॉइंटमेंट होता है। तो आप याद रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन कौन डिसाइड करता है, तो कमिटी बनती है 3 मेंबर की और वो डिसाइड करती है। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? और यहां पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चैप्टर के बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब आज अगर चैप्टर हमने अपलोड किया है तो कल हम लोग इसके MCQs डालेंगे, और आप वो जरूर अटेम्प्ट करना। इसमें क्या होगा कि जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, 1 लाइनर फैक्ट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे, जो मान लो कोई एक आध फैक्ट यहाँ पे छूट गया हो गलती से, तो उसको भी हम वहां कवर कर देंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।